हेलो स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी एमएसएन की पार्ट 7 के अंदर आज एक और डिजीज हम लोग पढ़ेंगे, एटिलेक्टेसिस। तो एटिलेक्टेसिस क्या होता है, इसके कारण, सिम्टम्स, टाइप्स कौन कौन से होते हैं, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन और क्या ट्रीटमेंट होता है, ये सभी पॉइंट्स आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज है, उनकी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप चाहे तो उनको चेक कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एटिलेक्टेसिस के बारे में। तो एटिलेक्टेसिस एक पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसमें लंग्स में या तो कंप्लीट या पार्शियल कोलैप्स हो जाता है। लंग्स का या तो कंप्लीट पूरा लंग का कोलैप्स हो जाए या फिर पार्ट ऑफ द लंग, जिसे हम लोग सेगमेंट या लोब बोलते हैं, वो कोलैप्स हो जाए। जैसा कि हमें पता है कि राइट साइड के अंदर 3 लोब होते हैं और लेफ्ट साइड में 2 लोब होते हैं। देन आफ्टर इनके सेगमेंट्स डिवाइडेड रहते हैं। ठीक है, तो या तो कोई सेगमेंट या लोब कंप्लीटली या फिर पूरा लंग कोलैप्स हो जाए, वो कंडीशन कहलाती है एटिलेक्टेसिस। एटिलेक्टेसिस मेनली 2 कारण से होती है। जब एल्वियोलाई कंप्लीटली डिफ्लेट हो जाए, एल्वियोलाई जो होती है 16 से 20 के गुच्छे में पाई जाती है, अगर ये कंप्लीटली डिफ्लेट हो जाए तो उस वजह से एटिलेक्टेसिस हो सकता है। या फिर कंप्रेशन हो जाए एल्वियोलाई का किसी भी आउटर स्ट्रक्चर की वजह से, जैसे ट्यूमर वगैरह की वजह से कंप्रेशन हो जाए, या फिर एक डिजीज हमने पढ़ी थी प्लूरल इफ्यूजन, उस वजह से अगर प्लूरा के अंदर अगर पानी इकट्ठा हो जाए, फ्लूइड इकट्ठा हो जाए या एयर इकट्ठी हो जाए, तो जिसकी वजह से कंप्रेशन हो जाता है, तो वो कंडीशन कहलाती है कंप्रेशन की वजह से डिफ्लेट होना। तो इन दोनों में से किसी भी कारण से अगर एल्वियोलाई या लंग कोलैप्स हो जाता है तो वो कंडीशन कहलाती है एटिलेक्टेसिस। देन बात करते हैं कि एटिलेक्टेसिस के मेनली क्या कारण होते हैं। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरी और सर्जिकल, क्योंकि पेशेंट की ब्रीथ रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, सेलो ब्रीथ करता है पेशेंट लगातार कंटिन्यूअस मोनोटोनस, तो उस कंडीशन के अंदर भी जो होता है कॉम्प्लिकेशन की वजह से लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं। इसके अलावा चेस्ट इंजरी हो जाए, या फिर बेड रिडन, प्रोलॉन्ग बेड रिडन पेशेंट होते हैं जो कि लंबे टाइम तक बेड पे रिडन होते हैं, हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट होते हैं, तो उनमें ये ज्यादातर देखा जाता है। अदर भी कोज होते हैं जिनको आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं एटिलेक्टेसिस के। तो मेनली जो है 4 टाइप में इसको कैटेगराइज किया जाता है। सबसे पहला टाइप होता है एब्जॉर्प्शन या फिर एड्जॉर्प्शन एटिलेक्टेसिस। इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि एल्वियोलाई के अंदर हम लोग एयर इन करते हैं, तो जो अपना एयर आता है, नेचुरल एयर आता है, उसमें 70% 78% जो होता है नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन हमें पता है एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट जिसको ऑक्सीजन थेरेपी चल रही है या प्रोलॉन्ग ऑक्सीजन थेरेपी चल रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, नाइट्रोजन का जो लेवल है उस एयर के अंदर कम हो जाता है, और एल्वियोलाई एब्जॉर्प्शन की वजह से, कंप्लीट एयर ऑब्जर्प्शन की वजह से क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है। तो ये वो कंडीशन कहलाता है एब्जॉर्प्शन या एड्जॉर्प्शन एटिलेक्सिस। दूसरा होता है कंप्रेशन एटिलेक्टिसिस। कंप्रेशन जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है, कंप्रेस होने की वजह से। ठीक है, अपने जो लंग्स के सराउंडिंग टिश्यूज से अगर लंग कंप्रेस होने लग जाए तो वो कंडीशन कहलाता है कंप्रेशन। जैसे प्लूरल इफ्यूजन, हमने लास्ट क्लास पिछला जो लेक्चर है वो पढ़ा था प्लूरल इफ्यूजन के बारे में, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख लेना इसको। तो प्लूरल इफ्यूजन का मतलब क्या होता है, लंग्स का जो अपन बात करते हैं प्लूरा कैविटी के अंदर अगर फ्लूइड इकट्ठा हो जाए, तो वो लंग्स को क्या, फ्लूइड इकट्ठा हो जाए या फिर ब्लड इकट्ठा हो जाए, जैसे हिमोथोरेक्स होता है, तो उन सभी कंडीशन में जो है लंग कोलैप्स हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई ट्यूमर हो जाए जो कि लंग्स को कंप्रेस करेगा, इसके अलावा न्यूमोथोरेक्स हो जाए यानी एयर इकट्ठी हो जाए, तो ये सभी कारण होते हैं कंप्रेशन एटिलेक्टिसिस के। देन बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन एटिलेक्सिस। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है खींचना। तो अगर लंग्स के अंदर फाइब्रोटिक चेंजेस आ जाए, ठीक है, फाइब्रोटिक चेंजेस, जैसे एक डिजीज होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस, उसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेक कर लेना। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी कंडीशन के अंदर फाइब्रोटिक चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से लंग्स कंप्रेस हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन एटिलेक्टिसिस। देन 2 टाइप और होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक एटिलेक्टिसिस। एक्यूट का मतलब होता है ऑन सडन। सडन मीन्स जैसे किसी को चेस्ट इंजरी हो गई, या फिर सक्शनिंग कर रहे हैं, जैसे किसी को ट्रैकेस्टोमी ट्यूब लगा हुआ है और पेशेंट की सक्शनिंग की जा रही है, उस टाइम पे अचानक से लंग कोलैप्स हो जाए, तो दैट इज एक्यूट कंडीशन। और क्रोनिक का मतलब होता है धीरे धीरे, जैसे फाइब्रोटिक चेंज हो जाए या फिर स्कारिंग हो जाए, जैसे कि बात करते हैं न्यूमोनिया या ट्यूबरकुलोसिस के केस में, स्कारिंग की वजह से जो हो रहा है वो क्रोनिक कंडीशन कहलाता है, यानी प्रोलॉन्ग कंडीशन, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर अगर ऐसा हो रहा है तो वो कंडीशन क्रोनिक होती है। तो ये सभी टाइप्स होते हैं एटिलेक्टिसिस के। अब हम लोग जो है एटिलेक्टिसिस के कोजेस देखते हैं, इटियोलॉजी देखते हैं। तो पहला कारण होता है पोस्ट सर्जिकल, यानी सर्जरी के बाद में जो है पेशेंट की ब्रीथिंग रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, जैसे कि एब्डोमिनल सर्जरी की बात करें, या फिर थोरेसिक सर्जरी जैसे कि ओपन हार्ट सर्जरी वगैरह होती है, तो उस केस में चूंकि रेस्ट्रिक्टेड ब्रीथिंग की वजह से जो है वहां पर एटिलेक्टेसिस हो सकता है। दूसरा कारण होता है स्कारिंग कोजेज, जैसे कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, न्यूमोनिया है, इन केसेस के अंदर भी जो है स्कारिंग हो जाती है, और क्रोनिक केस के अंदर जो है एटिलेक्टेसिस हो जाता है।
इसके अलावा तीसरा कारण होता है कि फॉरेन बॉडी आ जाए एयरवे के अंदर, या फिर म्यूकस जमा हो जाए एयरवे के अंदर या एल्विलाई के अंदर, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एटिलेक्टेसिस हो जाता है। चौथा कारण होता है कि कोई भी अगर कंप्रेशन की बात करें, जैसे कि लंग्स में कैंसर हो जाए, जैसे कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, इस तरीके के कैंसर अगर लंग्स में हो जाए तो वो भी कंप्रेशन कर देते हैं लंग्स के एल्वियोलाई को। अगला कारण होता है चेस्ट इंजरी हो जाए, जैसे कि न्यूमोथोरेक्स के केस में एयर इकट्ठा हो जाए प्लूरल कैविटी के अंदर, तो वो भी यहाँ पर कारण हो सकता है। अगला कारण होता है कि इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया, अगर एनेस्थीसिया का ओवरडोज हो जाए किसी पेशेंट को तो ब्रीथिंग जो है फेलियर हो जाता है, रेस्पिरेटरी फेलियर, उस केस में एनेस्थीसिया का साइड इफेक्ट के रूप में जो है एटिलेक्टेसिस हो सकता है। इसके अलावा प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट विद मिनिमम मूवमेंट, अगर कोई पर्सन लगातार बेड रेस्ट पे है तो उस केस में भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा किसी पेशेंट को प्लूरल इफ्यूजन या फिर हीमोथोरेक्स हो जाए, उस केस में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि प्लूरल इफ्यूजन जो है फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है प्लूरल स्पेस के अंदर, और जितना ज्यादा फ्लूइड इकट्ठा होगा वो लंग्स को कंप्रेस करेगा। और प्लूरल इफ्यूजन पे वीडियो बना रखा है, आप लोग चेक कर लेना। अगर कोई पर्सन जो है ब्रोंकिएक्टेसिस हो जाए, यानी परमानेंट वाइडनिंग या डायलेशन हो जाए ब्रोंकाइज का, तो इस कंडीशन की वजह से भी जो है एटिलेक्टेसिस हो सकता है, क्योंकि वो ब्रोंकाइज जो है एल्वेओलाइज को कंप्रेस कर देती है। इसके अलावा ड्यूरिंग सक्शनिंग, जैसे कि ट्रेकियोस्टोमी की बात करी अपन ने, तो ट्रेकियोस्टोमी के टाइम पे जो है सक्शनिंग किया जाए एयरवे का, तो उस टाइम पे भी ऐसा हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे, एटिलेक्टेसिस में कौन कौन से क्लिनिकल फीचर या सिम्टम दिखाई देते हैं। तो पहला होता है नो ब्रीथ साउंड ऑन ऑस्कल्टेशन, अगर स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट किया जाए अफेक्टेड साइड में तो किसी भी तरीके की ब्रीथ साउंड नहीं सुनाई जाएगी, क्योंकि लंग्स कोलैप्स हो चुके हैं। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या असेसमेंट फाइंडिंग जो है एटिलेक्टेसिस के पेशेंट में आप असेस करेंगे या फाइंड करेंगे, तो वो होती है नो ब्रीथ साउंड ऑन अफेक्टेड साइड। जिस साइड में लंग कोलैप्स हुआ है उस साइड में ब्रीथ साउंड जो है नहीं सुनाई देगी स्टेथोस्कोप से, या फिर मिनिमम ब्रीथ साउंड सुनाई देगी। अगर कोई एक सेगमेंट या लोब कोलैप्स हुआ है तो ब्रीथ साउंड क्या होगी, मिनिमम होगी या फिर लोकलाइज्ड होगी। देन ट्रेकिया डेविएटेड हो जाती है, क्योंकि एक साइड का लंग जो है कोलैप्स हो जाता है, तो अनअफेक्टेड साइड में ट्रेकिया डेविएशन ये एक्सरे फाइंडिंग के अंदर जो है दिखाई देता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एटिलेक्टेसिस के अंदर या फिर न्यूमोथोरेक्स के केस में भी ऐसा देखा जाता है कि ट्रेकिया डेविएशन हो जाती है, क्योंकि न्यूमोथोरेक्स के केस में भी एयर इकट्ठा होगी तो वहां पर उसकी वजह से भी एटिलेक्टेसिस डेवलप हो जाता है। देन चूंकि लंग कोलैप्स हो चुका है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इस वजह से साइनोसिस डेवलप हो जाता है, SpO2 कम हो जाता है, पल्स ऑक्सीमीटर से देखते हैं तो। इसके अलावा कफिंग, चेस्ट पेन और ब्रीथलेसनेस, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं। अब हम लोग जो है पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं एटिलेक्टेसिस की। तो किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, चाहे वो कोई इन्फेक्शन हो जैसे कि न्यूमोनिया है या फिर ट्यूबरकुलोसिस है, या फिर कोई इंजरी हो या पोस्ट सर्जिकल हो, या फिर कोई फाइब्रोटिक चेंज हो जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस में होता है, किसी भी कारण से अगर इनएडिक्वेट इन्फ्लेशन हो रहा है एल्वियोलाई का, चाहे वो कंप्रेशन हो चाहे डिफ्लेशन हो, तो उसमें अगर इनएडिक्वेटली अगर इन्फ्लेट हो रही है एल्वियोलाई, उस वजह से एल्वियोलाई में एयर इनकम्प्लीट फीलिंग होगी। उसके मेनली 3 कारण होते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे रीअब्जॉर्प्शन एटिलेक्टेसिस जिसमें एयर ट्रिपिंग हो जाती है, या फिर 100% ऑक्सीजन थेरेपी किसी को दी जा रही है। दूसरा होता है कंप्रेशन एटिलेक्टेसिस, जिसमें जैसे कि प्लूरल इफ्यूजन है या ट्यूमर है, न्यूमोथोरेक्स हो जाता है। तीसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन एटिलेक्टेसिस, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस या फिर कोई डिजीज जैसे ट्यूबरकुलोसिस वगैरह में फाइब्रोटिक चेंजेस हो जाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन एटिलेक्टेसिस हो जाता है। इन सभी में से किसी भी कारण से लंग कोलैप्स या फिर रिड्यूस हो जाते हैं लंग्स का वॉल्यूम, क्योंकि लंग पूरा लंग भी कोलैप्स हो सकता है और कोई लोब या फिर सेगमेंट कोलैप्स हो सकता है। उसकी वजह से इनएडुकेट ऑक्सीजनेशन होगा, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हो जाएगा और ब्लड में जो है SpO2 का लेवल कम हो जाएगा, और ये अदर कॉम्प्लिकेशंस भी दिखाई देंगे, और ये कंडीशन होती है एटिलेक्टेसिस। एटिलेक्टेसिस के डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो सबसे पहले होता है फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री कलेक्शन। फिजिकल जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं उसके बेसिस पे और पूछ करके पेशेंट को कि क्या प्रॉब्लम उसको है, उसके बेसिस पे जो है किया जा सकता है। दूसरा इन्वेस्टिगेशन होता है स्पेसिफिक चेस्ट एक्सरे एंड सीटी स्कैन के द्वारा। चेस्ट एक्सरे के अंदर जो है कोलैप्स, या सीटी स्कैन के अंदर जो है कोलैप्स लंग भी दिखाई देता है, और साथ में जो है ट्रेकिया डेविएशन भी दिखाई देता है। तो ये दोनों फाइंडिंग्स इसमें देखी जा सकती है। इसके अलावा ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू हम लोग कोई भी ऑब्स्ट्रक्टिव कोज होता है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है, तो उस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, कोज को फाइंड आउट करके उसको ट्रीट किया जा सकता है। तो ये सभी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हम लोग जो है एटिलेक्टेसिस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अब हम लोग जो है ट्रीटमेंट पढ़ते हैं कि एटिलेक्टेसिस का क्या ट्रीटमेंट होता है। तो ट्रीटमेंट के प्राइमरीली अपने 2 गोल होते हैं। पहला होता है कि जो भी कारण होता है उसको फाइंड करना और उसको रिमूव करना। दूसरा होता है कि कोलैप्स लंग को री एक्सपेंड करना। तो 2 गोल के साथ में क्या क्या मैनेजमेंट किए जाते हैं वो सभी हम लोग देखते हैं। तो पहला होता है प्रिवेंशन, यानी प्रिवेंटिव मेजर्स अप्लाई करना।
अगर कोई पेशेंट प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट है तो उसमें ऐसा हो सकता है, तो क्या प्रिवेंशन किए जाने चाहिए। जैसे पहला अर्ली मोबिलाइजेशन, यानी आफ्टर सर्जरी जो है पर्सन को अर्ली मोबिलाइज करवाना चाहिए ताकि जो है मिनिमल मूवमेंट थी वो हट सके। दूसरा होता है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए उसे एनकरेज करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवानी चाहिए। अगर हमें हेल्प लेनी पड़ी स्पायरोमीटर की, इंसेंटिव स्पायरोमीटर आता है, एक डिवाइस आता है जिसके थ्रू हम लोग माउथ पीस के अंदर एयर को इनहेल और एक्सहेल करके जो है बोल के लेवल को टारगेट दिया जाता है, तो वो इंसेंटिव स्पायरोमीटर होता है। किसी दिन उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बना करके समझेंगे। देन ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवाना चाहिए पेशेंट को, ठीक है। इसके अलावा चेस्ट फिजियोथेरेपी करवा करके भी अगर वहां पर म्यूकस वगैरह जमा हुआ है तो उसको रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि म्यूकस जमना भी क्या होता है, ब्रीथिंग को रिस्ट्रिक्ट करता है। तो उस कंडीशन में म्यूकस को रिमूव करने के लिए चेस्ट फिजियोथेरेपी किया जाना चाहिए। अब चेस्ट फिजियोथेरेपी के ऊपर भी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, फिर भी थोड़ा बता देता हूँ। इसमें क्या करते हैं, पर्सन को चेस्ट फिजियोथेरेपी स्टार्ट करने से आधे घंटे से 1 घंटे पहले ब्रोंकोडायलेटर और म्यूकोलाइटिक ड्रग्स दी जाती है, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। उसके बाद में जो है क्लैपिंग परकजन किया जाता है चेस्ट के ऊपर, वाइब्रेशन किया जाता है चेस्ट के ऊपर, और फिर पोस्चर चेंज कर करके जो है पोस्चुरल ड्रेनेज किया जाता है। और सबसे लास्ट में पेशेंट को कफिंग के लिए, विग्रस कफिंग के लिए एनकरेज किया जाता है ताकि जो भी म्यूकस है वो बाहर निकल सके। तो वो कंडीशन कहलाती है, वो प्रोसीजर कहलाता है चेस्ट फिजियोथेरेपी। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एक क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में कि आफ्टर चेस्ट फिजियोथेरेपी पेशेंट को किस चीज के लिए बोलना चाहिए, तो उसका आंसर होता है कफिंग के लिए, खांसने के लिए उस पेशेंट को बोलना है। देन दूसरा होता है स्पायरोमेट्री करवाया जाना चाहिए ताकि लंग्स की जो है एक्सपेंशन हो चुके कैपेसिटी बढ़ सके। तीसरा है ब्रोंकोस्कोपिक रिमूवल, अगर वहां पर कोई फॉरेन बॉडी है तो उसको ब्रोंकोस्कोप की मदद से जो है रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा ब्रोंकोडायलेटर्स का यूज किया जा सकता है अगर किसी कंडीशन में नर्विंग हो रहा है एयरवे, उस केस में जो है ब्रोंकोडायलेटर यूज किए जा सकते हैं। और ब्रोंकोडायलेटर जो है रेस्पिरेटरी फार्माकोलॉजी के लेक्चर 1 के अंदर जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। देन वेंटिलेटर्स मोड दिए जाते हैं, अगर किसी पेशेंट में कंप्रेशन हो गया है तो कौन से वेंटिलेटर चॉइस होते हैं, तो पैप और सी पैप जो है अपने पास चॉइस होते हैं। पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, यानी ऐसा मोड जो कि सांस छोड़ने के बाद में भी पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन रखता है एल्वियोलाइज के अंदर, दैट इज ये चॉइस होता है इस केस में, तो पैप मोड वहां पर दिया जा सकता है। सीपैप का मतलब होता है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, लगातार ये पॉजिटिव प्रेशर को बना के रखता है। तो ये दोनों मोड वेंटिलेटर मोड्स होते हैं और ये वहां पर चॉइस होते हैं। और वेंटिलेटर्स के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा न्यूमोनेक्टोमी, अगर लंग कोलैप्स है इवन आफ्टर वेंटिलेटर भी वो इन्फ्लेट नहीं हो पा रहे हैं, तो वहां पर एक प्रोसीजर किया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूमोनेक्टोमी। यानी अगर कंप्लीट लंग कोलैप्स हुआ है, जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं, तो पूरे लंग को हटा दिया जाता है, या फिर कोई लोब या सेगमेंट हुआ है तो लोबेक्टोमी या सेगमेंटेक्टोमी किया जाता है, ठीक है। एक्टोमी का मतलब रिमूवल, न्यूमो मतलब लंग्स, तो लंग्स को रिमूव करना। तो इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आता है कि आफ्टर न्यूमोनेक्टोमी करने के बाद में पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी चाहिए। तो ये सेम लाइन जो लिखी है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि पोजीशन कौन सी देनी चाहिए पेशेंट को, गुड लंग अपर साइड, यानी हमेशा जो मतलब न्यूमोनेक्टोमी किया है वो तो अफेक्टेड लंग हो गया, और जो लंग बचा हुआ है दैट इज गुड लंग, वो हमेशा क्या होना चाहिए, अपर साइड में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है जिसको राइट साइड के अंदर न्यूमोनेक्टोमी हुआ है, कौन से साइड में हुआ है, राइट साइड का लंग निकाल दिया है, तो उसे कौन सी पोजीशन देंगे। दो ऑप्शन है आपके पास में, राइट लेटरल या फिर लेफ्ट लेटरल पोजीशन। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए कि गुड लंग अपर साइड, तो क्या आंसर होना चाहिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दो ताकि मुझे पता लगे कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया। तो ये था आज का टॉपिक एटिलेक्टेसिस। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।